हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अनुज विश्वकर्मा। बेटा, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हैलो एल्केन और हैलो एरेन चैप्टर के पिछले 10 साल के आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड थियरीज भी बताएंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, the hydrolysis reaction that takes place at the slowest rate among the following is। 4 रिएक्शन दी गई है और इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा जो रिएक्शन है वो स्लोवेस्ट रेट से होगी। ठीक है बेटा, इन चारों रिएक्शनों को देखने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रही हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो रहा है और OH ग्रुप या ONA ग्रुप क्या हो रहा है, इससे आके अटैच्ड हो रहा है। सब में यही हो रहा है। ठीक है, तो देखो बेटा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इन चारों में देखो जो क्लोरीन है वो सिंगली बॉन्डेड एटम से बाइंड अप है। इसमें भी देखो सिंगली बॉन्डेड है, यहाँ पे भी सिंगली बॉन्डेड है और यहाँ पे भी सिंगली बॉन्डेड है। तो इन 3 क्लोरीनों को रिमूव करना आसान है, मतलब बेस इसको आसानी से रिमूव कर लेगा और रिएक्शन क्या होगी, आसानी से प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इस वाले ऑप्शन में चेक करें आप, ऑप्शन ए में देखें, ये जो हमें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है एक्चुअली ये सिंगल बॉन्ड नहीं है। कौन सा बॉन्ड होगा, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। और कैसे पार्शियल डबल बॉन्ड है, देखो इस क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, अब लोन पेयर क्या होगा, इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में शो करेगा और जब ये इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन शो करेगा तो ये जो सिंगल बॉन्ड है ये हमें पार्शियल डबल समझ में आएगी। ठीक है, मतलब जो हमें सिंगल दिख रहा है वो एक्चुअली क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। और जब क्लोरीन पार्शियल डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसको रिमूव करना आसान नहीं है। तो जब इसको रिमूव करना आसान नहीं है तो ये सी रिएक्शन की रेट क्या होगी, स्लोवेस्ट होगी। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, the compound A on treatment with sodium gives B and with PCl5 gives C. B and C react together to give diethyl ether. A, B, C are in the order. क्वेश्चन ये है कि कोई कंपाउंड A है, इस पे रिएक्शन करा रहे हैं किसकी, सोडियम की, तो हमें B मिल रहा है। अब फिर कह रहे हैं इसी A पे जब PCl5 की रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें C मिल रहा है और जब B और C की रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, डाई इथाइल ईथर मिल रहा है। तो पूछ रहे हैं कि A क्या होगा, B क्या होगा और C क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो देखो ऑप्शन ए में जो ए दिया गया है वो इथाइल एल्कोहल है, बी में भी एल्कोहल है, ऑप्शन ए में एल्कोहल है, बी में एल्कोहल है, सी में एल्किल हैलाइड है और डी में भी एल्कोहल है। तो देखो बेटा, एल्कोहल से तो सोडियम रिएक्ट करेगा, ये तो सही बात है, लेकिन एल्किल हैलाइड से सोडियम डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता है, तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, मतलब ए एल्कोहल हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम ले लेते हैं, एल्कोहल ले लेते हैं। कौन सा एल्कोहल लोगे आप, जो ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब सोडियम से कराओगे तो सोडियम क्या करता है, इसको रिमूव कर देगा और क्या बना लेगा, सोडियम एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, और जब एल्कोहल पे PCl5 की रिएक्शन होगी तो यह क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, OH क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा और वहां पे क्या ऐड हो जाएगी, क्लोरीन ऐड हो जाएगी। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा,
C2H5C। क्लियर? तो B हमारा क्या बन गया? सोडियम इथॉक्साइड, और C हमारा क्या बन गया? इथाइल क्लोराइड। अब इन दोनों की रिएक्शन कराने पे डाई इथाइल ईथर बन रहा है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल, इन दोनों को आप कराओगे, मैं यहाँ करा के दिखा रहा हूँ। B हमारा है C2H5ONa और C हमारा है ClC2H5। जब इसकी हम दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा? NaCl क्या होगा? रिमूव हो जाएगा और हमें डाई इथाइल ईथर मिल जाएगा। और आपको पता है इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं बेटा विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा चेक कर लेते हैं। तो ए क्या होगा? इथाइल एल्कोहल। ए इथाइल एल्कोहल है, ठीक है। बी क्या होगा? सोडियम एल्कोक्साइड आयन। बी में यहाँ इथेन दिया गया है, गलत। ऑप्शन बी चेक करते हैं। इथाइल एल्कोहल ए, ठीक है। ये क्या है? इथाइल क्लोराइड, बिल्कुल गलत। ये बी नहीं है, ये क्या है? सी है, तो ये भी गलत हो गया। ये तो पहले ही गलत हो गया था। ऑप्शन डी चेक करो आप। ए इथाइल एल्कोहल, बी आपका क्या है? सोडियम इथॉक्साइड, है ना, और सी क्या है? इथाइल क्लोराइड। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड C7H8 undergoes the following reactions, the product C is। कह रहे हैं ये कोई कंपाउंड C7H8 है, फॉलोइंग स्टेप रिएक्शनों से ये गुजरता जा रहा है, अल्टीमेट प्रोडक्ट C बना रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन ये, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा तो हमें इसको पहचानना पड़ेगा कि ये कंपाउंड कौन सा है। कि जब भी कोई कंपाउंड दिया गया हो कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग, अगर उसमें क्या हो, कार्बन की वैल्यू हाइड्रोजन के लगभग इक्विवेलेंट हो और जो कार्बन है उसकी वैल्यू 6 से ज्यादा हो, कार्बन की वैल्यू 6 से ज्यादा हो, तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं इसमें बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बेंजीन रिंग बना लेते हैं। जब एक बेंजीन रिंग बना लेंगे, इसकी एक वैलेंसी खाली रखते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? C6H5 बच जाएगा। ठीक है, अब C6H5 ये बेंजीन रिंग कंटेन कर ली, अगर इसमें से आप इसको रिमूव करोगे तो क्या बचेगा? CH3 बचेगा। इस CH3 को आप यहाँ ऐड कर दो। ठीक है, बन गया C7H8। अरे 6 कार्बन ये हो गए, 5 हाइड्रोजन, एक ये हो गया 7 कार्बन, 5 हाइड्रोजन यहाँ थे, 3 हाइड्रोजन ये, टोटल 8 हाइड्रोजन, तो गया C7H का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो गया C7H का स्ट्रक्चर, मतलब ये क्या है? टॉल्यूइन है। अब जब टॉल्यूइन पे हम क्या करते हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोराइड आयन, जब टॉल्यूइन पे हम 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये जो क्लोरीन क्या करती है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराती है, और ये जो 3 हाइड्रोजन है ये क्या करते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं क्लोरीन से, और हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? ये बन जाता है। क्लियर? अब इस पे हम क्या कर रहे हैं, ब्रोमीन की रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, और आपको पता है ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा? यहाँ Br प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, अब ये Br प्लस इस रिंग पे कहाँ अटैक करेगा? तो मैं बताया हूं कि जब भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना होता है, तो बेंजीन रिंग पे जो लगा ग्रुप होता है ये डिसाइड करता है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा। तो ये जो ग्रुप दिख रहा है बेटा, ये कौन सा ग्रुप है? ये -I ग्रुप है, और जो -I ग्रुप होता है ये क्या होते हैं? ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। जब मेटा डायरेक्टिंग है तो जो इनकमिंग ब्रोमीन है ये कहाँ ऐड होगा? मेटा पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। तो ये रहा आपका कंपाउंड, मेटा पोजीशन पे क्या होगा? ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। ठीक है,
अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? जिंक और HCl से। जिंक HCl में क्या होगा, जो ये क्लोरीन है बेटा, ये वापस से क्या करेगा, जिंक इसको लेके रिमूव कर देगा और जो H है इस पे वापस से ऐड हो जाएगा और हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, क्लोरीन रिमूव हो गया, वापस से हाइड्रोजन ऐड हो गया और ये Br यहीं रहेगा। अब इसको आप देखो तो इसको हम क्या है, इसका नाम है मेटा ब्रोमो टॉल्यूइन। तो हमारा आंसर कौन है? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए एंड प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये कोई एक रिएक्शन है, इसमें पूछ रहे हैं कि ए क्या होगा और जो ए बनेगा वो किस टाइप की रिएक्शन से बनेगा। क्वेश्चन हमारा ये। अगर बेटा आप इस रिएजेंट को ध्यान दो तो देखो ये कौन सा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, NH2-। ठीक है, ये जो NH2- है वो क्या करेगा, यहां से प्रोटॉन को ले लेगा और क्या बना लेगा, अमोनिया बना लेगा। ठीक है, जब ये प्रोटॉन को ले लेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब ये जो माइनस है ये क्या करेगा, यहाँ पे रोटेट करेगा और इस Br को लीव करा देगा। तो अल्टीमेटली स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप ध्यान दो तो ये बेटा क्या है, आपका बेंजाइन है। ठीक है, और बेंजाइन क्या होते हैं, हाईली डिस्टेबलाइज मॉलिक्यूल है। तो इस पे क्या होगा, वापस से अमोनिया अटैक करेगा। लेकिन जब इस पे अमोनिया अटैक करेगा तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये आएगी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, पहली पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि या तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो, दूसरी पॉसिबिलिटी ये। ठीक है, अब इन दोनों में देख लेते हैं, जो मोर स्टेबल होगा उसी के हिसाब से क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो बेटा, ये जो OCH3 ग्रुप है ये क्या है, -I ग्रुप है और -I ग्रुप है और यहाँ पे क्या है, कार्बन आयन है। -I ग्रुप के पास से माइनस जो आयन है ये पास में है, तो ये जो आयन होगा ये मोर स्टेबल होगा। ठीक है, और जो प्लस चार्ज है वो इस ग्रुप से क्या है, दूर है, तो इस ग्रुप से दूर रहेगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है ये मोर स्टेबल होगा। ठीक है, अब इसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें देखो -I के जस्ट पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा, तो ये होगा लेस स्टेबल। ठीक है, जब ये लेस स्टेबल होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा इसके हिसाब से बनेगा। इस पे अमोनिया अटैक करेगी और अमोनिया कैसे अटैक करेगी, H आके यहाँ ऐड करेगा और जो NH2 है वो आके यहाँ ऐड करेगा। तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, वो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ OCH3, यहाँ H ऐड होगा और यहाँ पे NH2 ऐड होगा। ठीक है, देखो प्रोडक्ट तो ये बन गया। तो यहां से अगर यहां देखें तो आपको दिख रहा है कि ब्रोमीन रिप्लेस हो गया है और वहां पे क्या है, अमीनो ग्रुप आ गया है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन जो इसका मैकेनिज्म होगा वो होगा, पहले देखो इलिमिनेशन हुआ, भाई ब्रोमीन इलिमिनेट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एडिशन हुआ। ठीक है, तो होगी तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन कौन से मैकेनिज्म के, पहले इलिमिनेशन होगा देन एडिशन होने के बाद ये प्रोडक्ट बनेगा। तो अब आते हैं हम ऑप्शन पे। ऑप्शन ए इज
ये कह रहे हैं कि ये बनेगा, ये बिल्कुल गलत है। मेटा पोजीशन पे NH2 ग्रुप है, ये आर्थो पे दिखाए हैं तो ये गलत है। नेक्स्ट ब्रोमीन रहेगा, बिल्कुल गलत है। ये देखो यहाँ रिप्लेस ही नहीं कराए हैं तो ये भी गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल हमारा ये ए बनेगा और ये जो रिएक्शन होगी कौन सी रिएक्शन होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन। देखो बेटा एल्किल ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन हम सोडियम साइनाइड से करा रहे हैं, तो एल्किल साइनाइड बन रहा है और सोडियम ब्रोमाइड बन रहा है। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन जो है बेटा, ये कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और आपको पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की होती हैं, एक होती है SN1 टाइप और एक होती है SN2 टाइप। और आपको पता है कि अगर रिएक्शन SN1 टाइप होती है तो इसकी रिएक्टिविटी जो ऑर्डर होती है उसमें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव होता है देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड देन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। और इसे SN2 में क्या होगा? ये जस्ट अपोजिट टू SN1 होता है, इसमें 1 डिग्री मोर रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखो ये जो एल्किल हैलाइड है ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा? SN2 होगा। लेकिन क्या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म नहीं देते हैं? वो भी तो देते हैं। तो हम कंफर्मली कैसे कह सकते हैं कि ये SN2 रिएक्शन देगा? तो देखो बेटा इसको पता करने का एक तरीका और भी है। सबसे पहले क्या करो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, अगर ये SN1 रिएक्शन होगी तो ये ब्रोमीन क्या होगा? यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक है, और जब कार्बोकैटायन बना तो ये आपको पता है क्या है? ये लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है, इसमें रीअरेंजमेंट होगा और मोर कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा और आपका फाइनली कार्बोकैटायन ये हो जाएगा। अब इस पे क्या करेगा? CN- अटैक करेगा, तो एक्चुअली CN कहाँ पे अटैच होगा? यहाँ पे अटैच होगा। ये तब होगा जब ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? SN1 होगी। लेकिन आप देखो प्रोडक्ट में जो CN अटैच हुआ है वो तो इसी ब्रोमीन के पास अटैच हुआ है, इसका मतलब ये रिएक्शन SN1 नहीं है, ये SN2 रिएक्शन है। ठीक है, और आपको पता है कि SN2 रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा फेवर्ड होती है, मतलब फास्टेस्ट किस में शो करेगी? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, अब देखो इन चारों ऑप्शनों में से चेक कर लेते हैं, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा उसी में रिएक्शन फास्टेस्ट होगी। तो ऑप्शन ए चेक करो, इथेनॉल, ये कौन सा सॉल्वेंट है? ये पोलर है, तो इसमें तो नहीं होगा। बी चेक करते हैं, मिथेनॉल, ये भी क्या है? पोलर है, तो इसमें भी नहीं होगा। एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये क्या है? DMF, मतलब ये है आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, बेटा वाटर क्या है? ये भी पोलर सॉल्वेंट है, तो इसमें रिएक्शन फास्टेस्ट नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफेनाइल इज ऑप्टिकली एक्टिव। 4 बाइफिनाइल कंपाउंड दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो बेटा देखो वही ऑप्टिकली एक्टिव होगा जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो। तो इन 3 ऑप्शनों में अगर आप चेक करोगे तो इसमें क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। कैसे होगी? अगर आप इसको यहां से कट करो, यहां से, मतलब रिंग के साइड से जब आप इसको ऐसे कट करोगे तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। बी में भी सेम ऑप्शन है, जब आप रिंग को यहां से ऐसे कट करोगे तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। सी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी इसको, क्योंकि यहां से अगर आप कट करोगे तो ये क्या होगा? यहां से 2 भागों में बट जाएगा आसानी से। तो आप कहोगे कि सर ऑप्शन डी में भी तो ऐसे कट करेंगे तो होगा ऐसा। तो देखो बेटा ऐसा नहीं होगा। देखो जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो बाइफिनाइल रिंग होते हैं, इनमें ये जो 2 ग्रुप लगे हैं, ये दोनों ग्रुप क्या हैं? बल्की ग्रुप है। ठीक है, ये दोनों ग्रुप क्या है? बल्की ग्रुप है। तो आप ऐसे समझो कि मान लो ये दोनों बाइफिनाइल रिंग है और ये दोनों क्या है? आपके बल्की ग्रुप है।
ठीक है। अब देखो, जब ये दोनों बल्की ग्रुप आमने सामने होते हैं तो इनमें क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा, और जब स्टेरिक रिपल्सन होगा तो ये जो रिंग है ये क्या करेगी, प्लेन छोड़ के अपना प्लेन चेंज कर लेगी, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या बताओ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं, आप कहीं से भी कट करो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल होगा, और जब कायरल मॉलिक्यूल होगा तो जाहिर सी बात है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ABC which of the following statement is correct? कह रहे हैं कि ये 3 रिएक्शन दी गई है और पूछ रहे हैं कि कौन कौन सा स्टेटमेंट इन रिएक्शनों के लिए सही होगा। ठीक है, और इन तीनों ऑप्शन को आप पढ़ो तो देखो, किसी में एलिमिनेशन दिया गया है, किसी में सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, किसी में एडिशन दिया गया है, यही दिया गया है। तो हम चेक करते हैं कि पहली रिएक्शन एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, रिएक्शन है, क्या है, ये सभी पता करते हैं। तो देखो बेटा, इस कंपाउंड में क्या है, सभी क्या है, सैचुरेटेड है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अनसैचुरेटेड बन रहा है, मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहां से रिमूव हुआ होगा, तभी तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब भी किसी रिएक्शन में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो तो बेटा तुरंत उसको आप कौन सी रिएक्शन समझ लेना, ये एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगी। ठीक है, मतलब जब सैचुरेटेड प्रोडक्ट अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनाए तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है। ठीक है, तो पहला कौन सा होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। ठीक है, अब ऑप्शन बी वाले को देखते हैं। देखो बी में ये जो Br है ये प्रोडक्ट में OH द्वारा रिप्लेस हो रहा है, मतलब ये है न्यूक्लियोफाइल, ये दूसरे न्यूक्लियोफाइल द्वारा रिप्लेस हो रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, समझ गए आप। अब आप सी वाले को चेक करते हैं। सी में देखो, ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है और इस पे 2 ब्रोमीन ऐड हो जा रहे हैं। जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। समझ गए, जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होता है तो उस रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि भाई जो डबली बॉन्डेड है उस पे कुछ आके ऐड होगा तभी तो वो डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। इस वजह से ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। क्लियर, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जो ए है वो एलिमिनेशन का एग्जांपल है, बी है सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, और सी है किसका, एडिशन का एग्जांपल है। तो अगर ऑप्शन आप डी देखो, क्या कह रहे हैं, ए एलिमिनेशन है, बी सब्स्टिट्यूशन है, और सी क्या है, एडिशन है। यही तो हमारा ऑर्डर है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 possible stereo structure of this molecule which are optically active are called। ये कह रहे हैं कि इसके 2 पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे। सबसे पहले ये करेंगे कि इस मॉलिक्यूल का हम क्या कर लेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो देखो इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अगर इसकी हम मिरर इमेज बनाएं तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, ये बनेगी इसकी मिरर इमेज। ठीक है, अब बेटा जब इस मिरर इमेज को मान लो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है,
इन दोनों को चेक करो, क्या दोनों के पास कायरल कार्बन है? इसके पास भी कायरल कार्बन है, इसके पास भी कायरल कार्बन है। तो क्या दोनों स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव है? बिल्कुल ऑप्टिकली एक्टिव है। तो हमारी पहली क्राइटेरिया फुल हो गई कि दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन देखो, क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज है? हाँ बिल्कुल, ये इसका मिरर इमेज है। और जब इन दोनों को आप सुपर इम्पोज कराओ, मतलब इस OH को इस वाले पे इसको लाके आप सुपर इम्पोज कराओगे, तो देखो ये जो COOH ग्रुप है ये इस OH वाले ग्रुप पे आ जाएगा, और ये जो OH है वो इस वाले ग्रुप पे आ जाएगा। तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे हैं? नहीं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। जब ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहे होंगे तो ये क्या होंगे? इनेंशियोमर। भाई ऐसे को तो हम इनेंशियोमर्स ही कहते हैं कि दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो, लेकिन जो इनकी मिरर इमेज हो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना करे, तो ऐसे आइसोमर को हम क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर कहते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? बी, ये दोनों क्या हैं? इनेंशियोमर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर्स देयर इज, कह रहे हैं कि जब SN1 रिएक्शन कराते हैं जो कायरल सेंटर होता है उस पे क्या होता है ये रिएक्शन। तो देखो बेटा, SN1 रिएक्शन होती क्या है? देखो SN1 रिएक्शन होती है वो एल्किल हैलाइड की कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन होती है। तो किसी एल्किल हैलाइड को हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया इसको, ये हो गया हमारा क्या? एल्किल हैलाइड। ठीक है, इस पे जब हम किसी न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं तो ये क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अब देखो बेटा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये रिमूव होता है और यहाँ पे क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। क्लियर? और यही जो स्टेप होता है यही स्टेप स्लोवेस्ट होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहूं तो यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो बेटा आप बताओ, जब ब्रोमीन यहां से रिमूव हो रहा होता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा होता है, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल बैकवर्डली अटैक नहीं करेगा? बिल्कुल ये बैकवर्डली अटैक करेगा। और ये स्लोवेस्ट स्टेप है, तो इसमें पता है आपको क्या होगा? ज्यादा टाइम लगेगा। तो मोस्टली टाइम न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस कंपाउंड पे बैकवर्डली रिएक्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा? जब ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन बन जाएगा। और जब कार्बोकैटायन बन जाएगा तो क्या होगा? कार्बोकैटायन बन जाएगा तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इधर से भी अटैक कर सकता है और वो इधर से भी अटैक कर सकता है, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। समझ गए आप? मतलब पहले स्टेप में क्या होगा, जब ब्रोमीन रिमूव हो रहा होगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? बैकवर्डली अटैक करेगा। और जब ब्रोमीन पूरी तरह रिमूव हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैकवर्ड से भी अटैक कर सकता है। बेटा जब न्यूक्लियोफाइल जिधर से कंपाउंड का न्यूक्लियोफाइल रिमूव हुआ है और उसके बैकवर्ड जाके न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, समझ गए? दूसरा, अगर न्यूक्लियोफाइल जहां से रिमूव हुआ कंपाउंड का वहीं पे आके क्या करे, आपका दूसरा न्यूक्लियोफाइल ऐड हो, तो इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। ठीक है, और ये बैकवर्डली अटैक भी कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे? इन्वर्जन। क्लियर? तो देखो, इसमें इन्वर्जन होगा, इसमें रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा। लेकिन देखो यहां पे मैं कहूं कि अगर 50% रिटेंशन की पॉसिबिलिटी है तो बेटा 50% इन्वर्जन की भी तो पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, क्योंकि जितनी पॉसिबिलिटी इसको सामने से अटैक करने की है उतनी पॉसिबिलिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में तो अटैक करने की है। तो जब 50% रिटेंशन हो और 50% इन्वर्सन हो तो बेटा इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? रेसमिक मिक्सचर।
ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, रश्मिक मिक्सचर भी बनेगा और इन्वर्जन भी होगा। अब आप कहोगे 100% रश्मिक मिक्सचर होगा, तो नहीं बेटा, 100% कोई भी चीज नहीं होती है, तो यहाँ जो रेशमाइजेशन है वो 100% नहीं होगा। और वैसे भी आप देख लो, जब ब्रोमीन रिमूव हो रहा है तो ये जो स्टेप है रिएक्शन की, ये स्लोवेस्ट स्टेप है, तो ये जो प्रोसेस है वो देर तक चलेगी, और जब देर तक चलेगी तो आपको पता है कि जब देर तक चलेगी तो न्यूक्लियोफाइल बैकवर्डली अटैक करेगा, और जब बैकवर्डली अटैक करेगा तो क्या होगा, इन्वर्जन यहाँ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेशमाइजेशन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए, inversion more than retention leading to partial रेशमाइजेशन। ठीक है, तो A is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the reaction of C6H5CH double bond CH single bond CH3 with HBr produces। कह रहे हैं कि ये कोई एक एल्कीन है, इस पे जब HBr की रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको पता है जब एल्कीन पे HBr की रिएक्शन कराते हैं तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है बेटा। ठीक है, अब देखो, आप हम रिएक्शन कराते हैं, ये हो गई आपकी एल्कीन, इस पे जब हम HBr की रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है ये कौन सी रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। H यहाँ प्लस, इस पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, Br माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, पहले क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, तो देखो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसके पास दो पॉसिबिलिटी है अटैक करने की। पहली पॉसिबिलिटी हम इसको ले लेते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी इसको ले लेते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ भी अटैक कर सकता है और यहाँ भी अटैक कर सकता है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट पॉसिबिलिटी पे अटैक करेगा तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, ये कार्बोकैटायन बनेगा। और सेकेंड पॉसिबिलिटी पे अगर ये अटैक कराएगा तो हमें ये कार्बोकैटायन मिलेगा। ठीक है, अब इन दोनों कार्बोकैटायन को आप कंपेयर करो तो देखो बेटा, ये जो कार्बोकैटायन है ये मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू दिस कार्बोकैटायन। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि ये क्या है, बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के कॉन्जुगेशन में ये कार्बोकैटायन है, तो ये कार्बोकैटायन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है, और जब ये मोर स्टेबल होगा तो आपको पता है कि हमेशा न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकैटायन पे एक्ट करता है जो मोर स्टेबल होगा, तो ये जो Br माइनस है वो यहाँ अटैक करेगा, ना कि इस पे अटैक करेगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C6H5CH Br CH2 CH3। ठीक है, इसको चेक करो, इसको चेक करोगे तो आप पाओगे कि C is the right answer। Okay, next question, which of the following compounds will undergo racemization when solution of KOH hydrolysis। ठीक है, अब देखो बेटा, पहले तो आप रेशमाइजेशन समझ लो। देखो जो रेशमाइजेशन होता है वो प्रॉपर्टी होती है किसकी, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की। अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो उसका डी फॉर्म एल फॉर्म जब दोनों को हम इक्वल मोलर मिक्सचर में मिक्स कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेशमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम KOH की रिएक्शन इन सभी से कराएं तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे Cl रिमूव होगा और यहाँ पे OH ऐड हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगी, Cl रिमूव हो जाएगा, OH यहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ भी Cl रिमूव होगा, OH यहाँ ऐड हो जाएगा, और यहाँ भी Cl रिमूव होगा, यहाँ भी OH ऐड हो जाएगा। ठीक है बेटा, चारों में हम चेक कर लेते हैं
कि Cl के रिमूव होने से और OH आयन के ऐड होने से कहाँ कायरल कार्बन जनरेट होता है। जहां कायरल कार्बन जनरेट होगा वहीं पे रेशमाइजेशन होगा। तो देखो फर्स्ट में क्या ये कायरल कार्बन होगा? नहीं, क्योंकि दो ग्रुप सेम है तो यहाँ तो कायरल कार्बन नहीं होगा, तो ये रेशमाइजेशन शो नहीं करेगा। इस वाले देख कार्बन को देखो, क्या ये कायरल कार्बन होगा? नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि इस पे भी दो ग्रुप सेम होंगे, ये भी कायरल कार्बन नहीं होगा। देखो क्या ये वाला कायरल कार्बन? नहीं, यहाँ भी दो ग्रुप सेम है इसलिए ये वाला भी कायरल कार्बन नहीं होगा। लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, चार अलग अलग ग्रुप होंगे, तो ये कायरल कार्बन होगा। और जब ये कायरल कार्बन जनरेट होगा इसका मतलब क्या होगा, ये रेशमाइजेशन शो करेगा। ठीक है, तो केवल जो फोर्थ नंबर का है वो रेशमाइजेशन शो करेगा। अगर आप ऑप्शन चेक करो तो देखो इसमें क्या है, ओनली फोर्थ तो इन्होंने दिया नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नन। समझे? मतलब इन चारों में से कोई नहीं होगा। तो बेटा ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पे आप ज्यादा ना ध्यान दो, बस आप इतना समझ लो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। क्लियर? चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट, ये पहला स्ट्रक्चर ये दूसरा स्ट्रक्चर है और पूछ रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड आर, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, आइडेंटिकल है, पेयर ऑफ कन्फर्मर्स हैं, कि जियोमेट्रिकल आइसोमर है कि ऑप्टिकल आइसोमर है। तो बेटा एक ध्यान दो कि अगर फर्स्ट वाले ग्रुप को, ये जो ग्रुप लगा है इस वाले कार्बन पे, मान लेते हैं कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, सेम यहाँ भी क्या होगा, कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 2। ठीक है, अगर फर्स्ट वाले कार्बन को ये जो ग्रुप लगा है, अगर इसको मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो क्या होगा। देखो जब बेटा इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो ये जो CH3 है ये हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा। जो हाइड्रोजन है वो ब्रोमीन की जगह चला जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ चला गया, ब्रोमीन की जगह, और जो ब्रोमीन है वो कहाँ पे आ जाएगा, CH3 की जगह आ जाएगा। क्लियर? बात समझे आप कि जब हमने C1 कार्बन के अलोंग जो ग्रुप लगे थे उसको हमने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो हमें सेकेंड ग्रुप मिल गया। ठीक है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से अगर कोई ग्रुप प्राप्त हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, कन्फर्मर्स। क्यों? कि जो कन्फर्मर्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड के रोटेशन की वजह से जनरेट होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, कन्फर्मर्स। ये दोनों क्या हैं, ये पेयर ऑफ कन्फर्मर्स हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following acid does not exhibit optical isomerism। चार एसिड दिए गए हैं और पूछ रहे हैं बेटा कि कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो चारों का हम स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ए है मैलेइक एसिड। देखो बेटा मैलेइक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, ये होता है आपका मैलेइक एसिड। ठीक है, ऑप्शन बी है अल्फा अमीनो एसिड। कोई भी अमीनो ग्रुप ले लो, उसके अल्फा कार्बन पे क्या हो, सब्स्टिट्यूशन हो, एक हाइड्रोजन होगा, ये मान लो R। ठीक है, ये वेरी करता है, ये हो गया अल्फा अमीनो एसिड। ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड। बेटा लैक्टिक एसिड का फार्मूला ये होता है, और टार्टरिक एसिड का फार्मूला ये होता है बेटा। क्लियर? अब देखो आप फिगर देखते ही क्लियर हो गया आपको कि जो ए ऑप्शन है ये डबल बॉन्ड शो कर रहा है, ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए। मैलेइक एसिड जो होगा वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल नहीं।
बाकी सभी क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। कैसे, देखो बेटा ये कायरल कार्बन है, बिल्कुल ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पे भी कायरल कार्बन है, ये वाला कायरल भी कई है और ये भी कायरल कार्बन है। इन तीनों के पास कायरल कार्बन है। जब कायरल कार्बन है तो ये क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए होगा, मैलेइक एसिड होगा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ये कोई I रिप्लेस हो रहा है F से, तो पूछ रहे हैं द रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवरेबल इफ M हैपेंस टू बी। कह रहे हैं कि इस रिएक्शन में जो M है वो क्या हो कि ये रिएक्शन आसानी से क्या हो, फेवरेबल हो जाए। तो देखो बेटा, अगर फ्लोरीन जितना जल्दी रिमूव हो जाएगा इस M से, ये रिएक्शन उतनी तेजी से प्रोसीड करेगी, ठीक है। अगर हम इन चारों ऑप्शनों को देखें तो ये हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है। अगर इन सभी से फ्लोरीन एडेड है तो देखो बेटा, जब इन सभी से फ्लोरीन एडेड है तो इसकी साइज छोटी है, इसकी साइज छोटी है, तो ये जो बनेगा इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, स्मॉल। और जो आपको पता है जब स्मॉल बॉन्ड लेंथ होती है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं होगा। तो ये जब ब्रेक आसानी से नहीं होगा तो जाहिर सी बात है F माइनस आसानी से नहीं आएगा, जिसके वजह से ये रिएक्शन आसानी से नहीं होनी। सेम प्रोसीजर इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, ठीक है। लेकिन जो रुबिडियम है इसकी साइज सबसे ज्यादा बड़ी है, तो जो RBF जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा, मतलब मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ होगी। और जब मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ होगी तो इसको ब्रेक करना आसान है, ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा और F माइनस आसानी से दे देगा, और F माइनस आसानी से दे देगा तो रिएक्शन आसानी से प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हमारा जो M होगा वो क्या होगा, रुबिडियम। तो हमारा आंसर होगा C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड, द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन आर रेस्पेक्टिवली। दो रिएक्शनें दी गई है और पूछ रहे हैं कि इनमें कौन सा मैकेनिज्म होगा। बेटा चारों ऑप्शनों को देखो तो ये तो कंफर्म्ड हो गया है कि ये दोनों या तो SN2 के एग्जांपल है या SN1 के एग्जांपल है, मतलब सभी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल है। अब देखो, आपको पता है कि अगर मैं इसको कहूं कि ये SN1 का एग्जांपल है, इसका मतलब ये होगा कि जब मैं इसको SN1 का कह रहा हूं तो मैं Br को रिप्लेस कराऊंगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाऊंगा। जब कार्बोकैटायन बनाऊंगा, आपको पता है ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये स्टेबल है, ये क्या करेगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट करके यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा। जब ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा तो इस पे क्या करेगा, OC2H5 क्या करेगा, अटैक करेगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाना चाहिए, यहाँ पे OC2H5 अटैक करेगा, ठीक है। लेकिन जो हम प्रोडक्ट देख रहे हैं उसमें जो कार्बोकैटायन का रिअरेंजमेंट तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो अप नहीं करेगा। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो अप करेगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो अप करेगा, ठीक है। सेम प्रोसीजर सेकंड वाले रिएक्शन में भी होगा। इसमें भी देखो कार्बोकैटायन का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, Br जहां से रिमूव हो रहा है वहीं पे OCH2O5 जुड़ रहा है, क्लियर। तो ये भी किसका एग्जांपल है, SN2 का एग्जांपल है। तो दोनों रिएक्शन किसका एग्जांपल है, SN2 का एग्जांपल है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, C। बोथ रिएक्शन आर SN2 मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one is most reactive toward SN1 रिएक्शन। ये 4 एल्किल ब्रोमाइड दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि कौन सा इसमें SN1 रिएक्शन के लिए मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो मैं आपको बताया हूं बेटा कि SN1 रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। और जो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा
मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होगा तो उसकी रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन के प्रति सबसे ज्यादा होगी। तो इन सभी में हम क्या कर रहे हैं, कार्बोकैटायन बना ले रहे हैं। जो कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा वही हमारा क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड SN1 रिएक्शन। तो ऑप्शन ए का कार्बोकैटायन बना हुआ C6H5CH, यहाँ पे फिर C6H5 और यहाँ पे Br है। Br क्या होगा, Br अटैच है, ये Br रिमूव हो जाएगा और आपका कार्बोकैटायन ये बन जाएगा। ऑप्शन बी चेक करते हैं, C6H5CH CH3Br, ये Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा और कार्बोकैटायन ये बन जाएगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं, C6H5CCH3C6H5 और ये हो गया आपका Br, ये Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा और कार्बोकैटायन ये बन जाएगा। ऑप्शन डी चेक करते हैं, C6H5CH2, ये Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा और कार्बोकैटायन ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, इन चारों में से चेक करें तो किस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो बेटा आप पाओगे कि ये जो कार्बोकैटायन है इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, इसमें दो रिंग तो मौजूद हैं, ये दोनों के साथ रेजोनेंस तो शो करेगा। इसके अलावा एक मिथाइल ग्रुप है, ये इसके साथ क्या शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करेगा। ठीक है, तो दो के साथ ये रेजोनेंस भी शो करेगा, इसके अलावा मिथाइल ग्रुप के साथ ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करेगा। तो ये जो कार्बोकैटायन है वो इन तीनों कार्बोकैटायनों से मोर स्टेबल होगा। तो जब ये मोर स्टेबल होगा तो ये क्या होगा, इससे जो रिलेटेड ब्रोमाइड अटैच्ड होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX bond towards nucleophile in the following compound is। कह रहे हैं कि बेटा न्यूक्लियोफाइल की तरह ये जो CX बॉन्ड है इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले तो जान लो ये बेटा कि जो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन ऐड होगा उसकी रिएक्टिविटी डबली बॉन्डेड या फिर पार्शियली डबली बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसको ब्रेक करना आसान होगा। अब इन चारों में चेक करते हैं, इन चारों में चेक करोगे तो आप पाओगे कि जो 4 नंबर है ये भी सिंगली बॉन्डेड है और ये भी सिंगली बॉन्डेड है, ये दोनों सिंगली बॉन्डेड है। और इधर चेक करोगे आप तो पाओगे कि देखो तो ये हाइड्रोजन है, ये इस रिंग के साथ रेजोनेंस में है, तो ये जो सिंगल बॉन्ड दिख रही है एक्चुअली ये क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। और यहाँ भी क्या है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो मैं ये कहूंगा कि इन दोनों की जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी है ये इन दोनों से ज्यादा होगी। ठीक है, इतना क्लियर। मतलब हम कहें कि 3,4 की जो रिएक्टिविटी है वो सेकेंड से और फर्स्ट से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आता है कि इसमें चेक करते हैं कि इन दोनों में कौन होगा और इन दोनों में कौन होगा। ठीक है, तो बेटा अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा और इसको जब हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। अब इन दोनों कार्बोकैटायन को आप कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि जो थर्ड वाला कार्बोकैटायन बना ये मोर स्टेबल होगा। और आपको पता है जब मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मोर रिएक्टिव क्या होगा इन दोनों में, थर्ड मोर रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू 4। इन दोनों में क्लियर हो गया। अब इन दोनों की बात करते हैं। दोनों आपको पता है एरिल हैलाइड है। ठीक है, जब दोनों एरिल हैलाइड हैं तो अगर जिसके पास पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा जाहिर सी बात है वो लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, और जिसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों ग्रुप को ध्यान दो तो ये दोनों ग्रुप क्या हैं,
स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है। ठीक है, जब ये दोनों स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप होंगे तो बेटा ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेंगे अपने तरफ, ये भी इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा अपने तरफ और ये भी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। ठीक है, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ विथड्रॉ करेंगे तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये क्या होगी, ये कम हो जाएगी। तो ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड है, जो पार्शियल डबल बॉन्ड है वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड की तरफ ज्यादा अप्रोच करेगा। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस। तो जाहिर सी बात है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा तो इसकी रिएक्टिविटी इससे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मैं कहूंगा कि सेकेंड इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर हमारा क्या होगा, फर्स्ट होगा, फिर सेकेंड होगा, फिर 4 होगा, फिर थर्ड होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन चेक करोगे आप तो पाओगे फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट एक्स इज, वो एल्किल ब्रोमाइड पे रिएक्शन करा रहे हैं मैग्नीशियम ईथर की और फिर बाद में उसकी हाइड्रोलिसिस करा दे रहे हैं, तो पूछ रहे हैं प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो बेटा, जब इस पे हम मैग्नीशियम ईथर की रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता है मैग्नीशियम ईथर क्या है, ये जो मैग्नीशियम है ये क्या करेगा, यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है और ये बन जाता है MgPr। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है कि ये जो है हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि जो H है वो यहाँ अटैच्ड हो जाएगा और जो आपका OH माइनस है वो Mg के साथ चला जाएगा। तो ओवरऑल प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5CH3 और यहाँ पे बन जाएगा MgOH Br। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट X क्या होगा, टॉल्यूइन। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो C इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। तो बच्चों आज हमने हेलो एल्केन और हेलो एरेंस के पिछले 10 साल के आए हुए MCQs डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर बच्चों कोई कमी रह गई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में करके मुझे जरूर बताएं कि सर क्या कमी रह गई। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।